कभी आपने सोचा है कि जो घर आपने सालों तक सपना देखा वो आपका हो भी सकता है और कभी आपका होकर भी आपका ना बन पाए? क्या वाकई ये सिर्फ बजट का खेल है या फिर आपकी कुंडली में छुपा कोई राज है? क्या मकान का सपना एक वरदान है या छिपा हुआ श्राप? क्यों कई बार करोड़ों कमाकर भी लोग किराए के घर में रह जाते हैं? क्यों कुछ प्रॉपर्टी कभी बिकती ही नहीं? और क्यों कुछ घर रिश्तों को तोड़ने की वजह बन जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके घर में जो दरारें हैं वो दीवारों में हैं या आपकी कुंडली में? आज हम उन छुपे हुए ग्रहों की चाल, उन राजयोगों की सच्चाई और उन विनाशकारी योगों की परतें खोलेंगे जो तय करते हैं आपका घर आपका नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में, इस नए पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी दोस्त सिमरन और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर विनय बजरंगी जी, जो कि एक बहुत ही विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत ही मोस्ट सर्च्ड एस्ट्रोलॉजर हैं। गूगल पे जाइए, उन्हें ढूंढिए और उनकी कहानी ज़बानी हर किसी से सुनिए, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां डॉक्टर साहब बदल चुके हैं। और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ जानेंगे बहुत सारी रेमेडीज। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। हम सबकी बहुत ख्वाहिशें होती हैं, मेरी भी है कि आज एक घर है, दो घर है, मैं तीसरा भी एक घर लूं। लेकिन ऑफ कोर्स हर कोई बजट देखता है। मेरे को बहुत मन है कि मैं इतना इस जगह पे जाके एक बहुत बढ़िया सा घर, लेट्स सपोज गुड़गांव में मैं अपना घर लेना चाहती हूँ, पर अभी मेरे पास वो बजट नहीं है। और इस चीज़ को लेके मैं बहुत ही बहुत ही दिल दुखता है कि यार कब होगा। एंड आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि मुझे पैसा जोड़ना है। इसी थॉट के साथ बहुत पीछे रह जाते हैं और इस चीज को पाना चाहते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि मैं अपने इन सपनों को पूरा कर पाऊँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सपना पूरा करना चाहते हैं। कईयों के पास तो घर नहीं है, वो घर खरीदना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और घर एक बेसिक नीड है। रोटी, कपड़ा और मकान, yes. तो एक बेसिक नीड है। कुंडली अगर देखें तो मंगल के द्वारा संचालित है, 4th हाउस के द्वारा संचालित है, D4 चार्ट के द्वारा संचालित है, D12 चार्ट के द्वारा संचालित है। अब ये जब इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, ये अगर आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो समझते होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम हॉरोस्कोप को देखते हैं तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी कुंडली के अंदर मकान का योग है कि नहीं। तो यदि कुंडली के अंदर मकान का योग है, जैसे आप हैं, आपके पास मकान का योग है, आपके पास ऑलरेडी 1-2 मकान है, तो इसका मतलब कुंडली में मकान का योग है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ की पड़ताल की जाती है या देखा जाता है या इवैल्यूएट किया जाता है, वो ये देखा जाता है कि मकान कितने होंगे। और मकान का मतलब ये नहीं है कि हम 1 या 2 या बहुत सारे बता दें। हम वास्तव में आपको गिनती करके बता सकते हैं कि मकान 7 होंगे या मकान 10 होंगे या मकान 15 होंगे या मकान 2 रहने वाले हैं। ये भी कुंडली के माध्यम से पता चलता है। एक बार जब ये पता चल जाता है कि हमारे पास अच्छी मात्रा में मकान होंगे, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि कब होंगे, कि पहला कब आएगा, दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा। तो एक बार वो चीज़ जो है वो हम इवैल्यूएट करते हैं। तो मान लीजिए आपके प्रश्न पे आते हैं कि आपने कहा कि मुझे गुड़गांव के अंदर मकान खरीदना है, तो हो सकता है कि वो कुछ पैसे का, ज़्यादा पैसे का है, आपके पास वो पैसे का अरेंजमेंट ना हो। लेकिन कुंडली आपकी ये बता सकती है कि यदि आप मकान खुद अपने प्रयासों से खरीदेंगे। बहुत बार क्या होता है कि वो एक कंबाइंड प्रयास होते हैं, फैमिली के प्रयास होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं। अब उसमें देखा जाता है कि जो मेजर शेयर है वो किसका है, या गारंटर कौन है, या फिर अगर किसी ने लोन उठाया है तो किसने लोन उठाया हुआ है, तो उसके हॉरोस्कोप की हम पड़ताल करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम आपकी ही बात करते हैं कि आप ही खरीदने वाली हैं, तो एक बार नंबर ऑफ मकान एक बार इवैल्यूएट हो जाएं कि कितने मकान आप लेने वाली हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कब दशाएं आएंगी, कब वो ट्रांजिट आएगा, जब आपकी कुंडली के अंदर मकान खरीदने का योग बन रहा है। तो आपको बता दिया जाएगा कि अब आप गुड़गांव के अंदर मकान खरीदने वाली हैं।
अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी पता लग जाती हैं कि आपको मकान के अंदर कोई धोखा तो नहीं मिलने वाला, आपको कोई लूटने तो नहीं वाला, पता लगा कि आपने कहीं बयाना दिया और बयाना लेने वाला भाग गया। ये सब बातें भी आपके हॉरोस्कोप से पता चलती हैं। तो जब मकान करने की बात हो तो मकान के बारे में आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट कैन बी रेड थ्रू योर हॉरोस्कोप। आपकी हॉरोस्कोप से हम पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो कहा जाता है कि वो घर की स्त्री के नाम पे ही होनी चाहिए। क्या ये सही है? मतलब कहा जाता है कि विमेन के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो फलती फूलती है, तो ये कितना सच है ये बात? देखिए, नाम तो किसी के भी हो सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आपके टैक्सेशन के कारण आप अपनी वाइफ के नाम लेना चाहते हो या माँ के नाम लेना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती। यदि मान लीजिए कि आपने मकान खरीदा, आपके पैसे थे, आपने अपने हस्बैंड के नाम से ले लिया या आपने अपने माता के नाम से ले लिया, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। वो आपने अपने टैक्सेस को, अपने पैसे को मैनिपुलेट किया है, दैट इज नथिंग टू डू विद एस्ट्रोलॉजी। वो तो आप किसी के नाम से लीजिए, वो आपकी मर्जी है। देखा जाता है कि जो फाइनेंसेस जुटाने वाला है वो कौन है। ठीक है। अच्छा, एक ऐसी सिचुएशन भी है, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि काफ़ी बार देखते हैं कि कई लोग पूरे घर में सारे मेंबर्स हैं और कहा जाता है सबका राजयोग है, फिर भी वो बहुत चीज़ों से जूझ रहे हैं। कितनी बारी ऐसा होता है कि घर के मेंबर्स ये फील करते हैं कि हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, राजयोग तो है पर फिर भी फाइनेंशियली बहुत रिलेशनशिप्स के साथ स्ट्रेस ले रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, पर आपकी कुंडली में दिखाया जा रहा है जी राजयोग है। अब ये क्या मसला है सर? देखिए, राजयोग किसी एक इंडिविजुअल की कुंडली में हो सकता है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो हम पूरे घर की बात कर रहे हैं कि घर के अंदर अशांति है, घर के अंदर जो एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए घर के अंदर एंटर करने पे वो नहीं आ रही हैं। तो जो घर का मुखिया है या जो सेकंड मुखिया है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ है फॉर दैट मैटर, तो उनके हॉरोस्कोप के अंदर हम ये देख सकते हैं कि घर के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है वो किस कारण से है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके घर का अगर कोई वास्तु दोष है तो वो, मैं आपके बिना घर जाए, बिना आपका नक्शा देखे, आपकी कुंडली पढ़ के बता सकता हूँ कि घर के अंदर कौन से कॉर्नर के ऊपर आपका वास्तु दोष है, और यदि आप वो वास्तु दोष को खत्म करें, भंग करें, तो कैसी कैसी पॉजिटिविटी आपके घर में आ सकती है। इसी प्रकार से जो अशांति होती है वो आपसी कलह के कारण होती है। एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेक्टेशंस, या फिर घर के अंदर झुंझुलाहट या फिर किसी चीज की कमी के कारण हो सकती है, ताकि घर के अंदर अनरेस्ट हो जाए या परेशानी हो जाए। कोई किसी से बात करने में परेशानी महसूस कर सकता है। तो इसमें राजयोग का या घर के योग का कोई लेना देना नहीं होता। ये जो इंडिविजुअल का फोर्थ हाउस होता है या सेकंड हाउस होता है, और जो उसका मुख का स्थान होता है, उस पर डिपेंड करता है कि घर के अंदर कितना रेस्ट या अनरेस्ट रहने वाला है। तो दैट इज अ वेरी सेपरेट सॉर्ट ऑफ थिंग। वो उसको इवेल्युएट किया जाता है कि वो जो अनरेस्ट है वो क्यों है। तो यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके घर के अंदर अनरेस्ट है, तो ये मत सोचिए कि वो मकान से लिंक है। हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग हों जो कि आपके घर में अनरेस्ट दे रहे हों, पहली बात। और दूसरी बात, हो सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष हो। तो वास्तु दोष के लिए मैंने बताया कि कोई कुंडली दिखाने की जरूरत है, सिर्फ कोई नक्शा वक्शा बिना दिखाए भी काम चल जाएगा, वो चीजें भंग हो जाएंगी। अरे बहुत ही खूब बात बताई आपने। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल जिसे कहा जाता है कि उनकी 700 पुश्तें बैठ के खाएंगी। अरे बाप रे। इतना पैसा है, इतना कुछ है कि 7 पुश्तें तो नॉर्मल है, पर 700 पुश्तें भी। पर वक्त रहते रहते उनको ऐसे लॉसेस इनकर होते हैं कि हाथ से सब जाता हुआ, एक प्रॉपर्टी दूसरी, मतलब वो राजा से रंक बनने की सिचुएशन आती है। और ये होता है कि वो लिटरली एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इतना बड़ा डाउनफॉल देखना, ऑफ कोर्स वो तो आपको एक डिप्रेशन में ही लीड करता है, उसमें सर्वाइव करना भी, काफी लोग अपनी जिंदगी भी खो देते हैं। तो क्या हमें एस्ट्रोलॉजी पहले ही सतर्क कर सकती है इस चीज को लेकर? निसंदेह कर सकती है, जरूर कर सकती है। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मान लीजिए कि साइकिल से चोट लगती है आपको चलाते हुए, तो आप साइकिल चलाना जानते हैं तभी चोट लगती है। यदि कोई आदमी डूबता है कहीं पर, तो वो वास्तव में तैरने जाता है तभी डूबता है। तो कुंडली के अंदर यदि
जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस नहीं है ज्ञान की, या फिर किस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं या किस प्रकार से आप रिएक्ट करते हैं, तो बहुत बार जो प्लैनेट आपको पॉजिटिविटी दे रहा होता है, धन दे रहा होता है, अपार धन संपदा दे रहा होता है, वही आपके डिबैकल या फिर डाउनफॉल का कारण भी बन सकता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के हॉरोस्कोप के अंदर वीनस और जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। जुपिटर थोड़ा सा ज्ञान का कारक है, वीनस धन और ऐश्वर्य का कारक बनता है। मान लीजिए किसी हॉरोस्कोप के अंदर ये पोजीशनिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, तो अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं, अंतर्दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो आपको वो धन देना शुरू कर देता है और प्रचुर मात्रा में धन देता है। अब मान लीजिए कि आपका जो जुपिटर था वो मार्जिनली ठीक था, लेकिन एट टाइम्स वो थोड़ा सा परेशानी भी कर सकता है। तो जैसे ही वो टाइम आएगा, यानी कि वो दशाएं आएंगी, अंतर्दशाएं आएंगी, तो वो जुपिटर सारे के सारे इरेटिक डिसीजन लेना शुरू कर देगा। कोई भी आनन फानन में नेगेटिव बात बोलना शुरू कर देगा, या फिर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देगा, या फिर बहुत जगह पर ऐसी जगह पर विश्वास करना शुरू कर देगा जहां से उसको धोखा मिलने वाला है। अब बेचारा वीनस तो कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा, लेकिन जो आपका जो एक कंसाइंस है, जो आपका एक सोचने का प्रोसेस है, वही गलत हो गया। तो फिर क्या होगा कि धीरे 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 वीनस भी आशा छोड़ देता है, यानी कि जो पैसे आपके पास होते हैं, जो आपने धन संपदा कमाई होती है, वो भी धीरे धीरे निकल जाती है। और ये केसेस बहुत होते हैं। मैंने देखा कि जो लोग अच्छा कमाते हैं, और ख़ास तौर से मैं ये उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि यदि भाई साहब आपने अच्छा धन जोड़ा हुआ है, तो आपके लिए सिर्फ एक ही नाइटमेयर होगा, और वो ये होगा कि एक दिन कहीं आपका पैसा चला ना जाए। तो यदि पैसा कमाने के योग कुंडली के अंदर है, तो पैसा गंवाने के योग भी होंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो साथ साथ मिलता है। जैसे साइड डिश मिलती है ना, वैसे ही मिलता है। और कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग है, तो दरिद्र योग या निर्धन योग भी होगा। अब देखने की वाली बात यह है कि उसकी पोटेंसी कितनी है, जो निर्धन योग या जो जो एक गरीब होने का योग है, और वो फलित कब हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि वो लोग जो बहुत अच्छा कमा चुके हैं, उनको तो जरूर अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि उनकी कुंडली के अंदर जो एक नेगेटिव दरिद्र योग है या फिर एक अलक्ष्मी योग है, वो कहीं एक्टिवेट ना हो जाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, और मेरे व्यूअर्स मैं आपको ये बार बार बोलना चाहूँगी, अगर आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ अपनी एस्ट्रोलॉजी, अपना जो हॉरोस्कोप ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि वक्त का नहीं पता चलता। यहाँ पे एक और सिचुएशन है मेरे पास डॉक्टर साहब, किसी के पास एक प्रॉपर्टी है काफ़ी सालों से, वो उनके लिए वही एक रिसोर्स है कि वो अपनी ज़िंदगी को बचा सके, कि फाइनेंशियली वो बहुत डिस्ट्रैक्शन में है, लेकिन काफ़ी सालों से वो प्रॉपर्टी को बेच ही नहीं पा रहे, स्टक हो गई है। अब कैसे उस प्रॉपर्टी को हम बेचें, क्या करें, एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे इसकी मदद कर सकते हैं? ये बहुत बार होता है कि आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि बिक ही नहीं सकती, या फिर आप बेचने की पूरी चेष्टा करते हैं, लेकिन वो किसी भी दाम पे बिक नहीं रही होती, औने पौने में भी नहीं जा रही होती। और मैंने ऐसा बहुत देखा है कि लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो कभी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट हो जाती है या ऐसी प्रॉपर्टीज में हो जाती है जो कि वो खरीद तो लेते हैं एक बार, लेकिन बेचते नहीं हैं। यानी कि मंगल के ऊपर एक ऐसी छाया है केतु की, कि उसने आपकी प्रॉपर्टी तो बना दी, लेकिन आप उससे रेवेन्यू कभी भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही अवयोग है हॉरोस्कोप के अंदर, इसकी पड़ताल करनी चाहिए और इसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि इसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, तो ये देखें कि उस समय वो एक्टिवेशन तो नहीं हो रहा था। वो जो अवयोग की बात कर रहा हूँ, मंगल केतु का जो अवयोग है, वो कहीं एक्टिवेट तो नहीं हो रहा था। अगर मान लीजिए कि वो एक्टिवेट हो गया, तो आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो आपके लिए कूड़ा है। आपने खरीद तो ली, आपके वो पैसे ही पैसे खाएगी, लेकिन आपको वो कभी भी बेनिफिट नहीं देगी। तो अगर आपके पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको अपनी कुंडली का एक बार निरीक्षण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हो ना हो मैं कुछ ना कुछ आपको एक पाथ निकाल दूंगा, एक रास्ता बना दूंगा, जिससे कि आपकी वो जो
जो प्रॉपर्टी जो कि स्टक हो गई है, जो कि निकल नहीं पा रही है, आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो वहां से निकल जाएगी और आपको एक बेनिफिट दे जाएगी। लेकिन फिर भी हमको इंतजार करना पड़ता है ठीक ठाक दशाओं का, हमको इंतजार करना पड़ता है ठीक ठाक से ट्रांजिट यानी कि गोचर का। एक बार जब उसको हम क्लब कर देते हैं तो हम समझ लेते हैं कि कितनी आसानी से या कितनी परेशानी से निकलेगी। लेकिन यहाँ पर उनको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। सोचते हो कि 100 रुपए मिलेंगे, हो सकता है 70 मिले, हो सकता है 60 मिले, हो सकता है सिर्फ 40 मिले, लेकिन प्रॉपर्टी बिक सकती है। ये बहुत ही आपने अच्छी न्यूज़ दी कि अगर ऐसी स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत टाइम से नहीं बिक पा रही, तो उसका हल है बिकने का। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली व्यूअर्स, अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इसका समाधान डॉक्टर साहब के पास है। सर, हमने आज बहुत बार ये देखा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके भी घर में बहुत बवाल रहता है। आपस में भाई, दोनों भाई ही मिलके या घर के जितने मेंबर्स हैं बहुत एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो अब यहाँ ये बताएं कि एस्ट्रोलॉजी कैसे, हम इसके बारे में कैसे ही पहले पता कर लें, या इसका क्या समाधान है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से प्रेम तो हर एक का होता है क्योंकि वो पिता की होती है या ग्रैंडफादर की होती है, बहुत प्रेम होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 8th हाउस से रेगुलेट होती है और 8th हाउस जो भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता है उसको पता होगा कि वो मृत्यु का घर होता है। तो ज़्यादा आपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरफ अपना रुझान बढ़ाया कि मुझे चाहिए ही चाहिए, भाइयों से लड़ाई झगड़ा कर दिया कि मेरे 15% थे और मेरे 20% थे और मुझे कम दिए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट हो गया। आपका भी हुआ, उसका भी हुआ, अपने बाप का भाई का भी हो रहा है और वो आपको इवेंचुअल प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब कभी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आती है तो आप अपने 4th हाउस को एग्जामिन कराइए जो कि प्रॉपर्टी का हाउस होता है। अपने 8th हाउस को एग्जामिन कराइए कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है उसके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, इसको थोड़ा सा जो है इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा संपन्न होता है, बहुत अच्छा कमा रहा होता है। मान लो कि उसके पास 1000 रुपए हैं और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिर्फ 100 रुपए की है, लेकिन 100 रुपए के अंदर भी उसको अपना 15 पैसे का अधिकार चाहिए। जिस भाई के पास 100 रुपए भी नहीं है वो उसको अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं देता है। संभवतः उसको लगता है कि ये मेरे बाप दादाओं की है तो मैं क्यों दूं इसको। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि वो अगर हमने अपना 8th हाउस एक्टिवेट कर दिया तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और 25-30 साल हो गए मुझे हॉरोस्कोप देखते हुए। मेरे पास जो इस प्रकार के वो आते हैं वो मुझे बाद में उनके रिएक्शंस भी मिलते हैं। जो लोग अपना 8th हाउस एक्टिवेट कराते हैं उनके घर में कोई ना कोई परेशानी बाद में आती है। चाहे किसी मेल मेंबर की परेशानी आती है, उसको स्वास्थ्य खराब हो जाता है या फिर वो जो है रहता ही नहीं है, या फिर कोई ऐसी बीमारी पकड़ती हैं जो कि जिसके लाइलाज होती हैं, और या फिर वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ली है वही उसके लिए एक तरीके का सर का दर्द बन जाती है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा कम हाथ रखना चाहिए क्योंकि आप 8th हाउस को एक्टिवेट करते हैं। 8th हाउस को एक्टिवेट मत होने दीजिए। रेमेडीज इसकी यही होती हैं कि आपको आपका वो हक जरूर मिल जाएगा जो कि है। नॉर्मली क्या होता है कि वो 5-7-10% का ऊंच नीच ही होता है कि मेरे को तो वो वाला प्लॉट चाहिए, वो वाला प्लॉट नहीं चाहिए, और यही दिमाग में होता है। और आप इससे बाहर ज़रूर निकलिए क्योंकि मैं वास्तव में ये बताता हूँ आपको कि जो आपका हक है वो आपके पास ज़रूर आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा यदि आपका हॉरोस्कोप कहता है तो यहाँ पे भी हम हॉरोस्कोप पे निर्भर तो है ही। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। मैंने बताया जैसे 8th हाउस है, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ इवेंचुअल डेथ एंड व्हाई टू एक्टिवेट दैट। हम तो 8वीं भाव के कोई भी काम करने की चेष्टा नहीं करते। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को छेड़ना ही एक तरीके से प्रॉब्लमैटिक काम होता है। ओके डॉक्टर साहब, अब हमारे पास एक और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे घर में दो भाई रहते हैं और दोनों का ही अपना 50-50% का हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी चाहे उसको ईगो कह लो या क्या, वो एक दूसरे के साथ उस समझौते में है ही नहीं। इतना तक कि उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचना या उसका समाधान नहीं निकालना, रहना एक छत के नीचे है पर देना नहीं है।
चाहे उसके लिए केस करना पड़े। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी देखे गए हैं कि घर में बच्चों की, जो छोटे बच्चे पैदा हुए हैं उनके साथ कोई ना कोई डिस्पैरिटी है। तो क्या ये इंटरलिंक्ड होता है ये सारा, और कैसे हमें एस्ट्रोलॉजी इसमें हेल्प कर सके? देखिए, तो आपने खुद ही सॉल्व कर दिया। बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई कुछ ना कुछ, या बच्चे ठीक नहीं है या बच्चे नॉर्मल नहीं है। अब मैंने देखा कि बहुत दिनों से ईगो की लड़ाई चल रही होती है। उसकी वाइफ ने कुछ कह रखा होता है, उसकी वाइफ ने कुछ सुन रखा होता है, और इस कारण से भाई भाई भी अलग अलग हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, जो कभी इकट्ठे रहते थे। और अब क्या है, उसको पता है कि मेरा एक ही उद्देश्य है इस जीवन में, कि मैं अपने भाई को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और ये अगर प्रॉपर्टी को बेचने के बाद आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है, तो ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे भाई होते हैं जिनका आस सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही होता है, कि वो उसको बेचेंगे, उससे कुछ धन मिलेगा तो शायद कुछ बिजनेस कर लेंगे। लेकिन दूसरा भाई जो है, जो कि उससे संपन्न है या उसको इतनी जरूरत नहीं है, वो उसके अड़ंगे या रोड़े लगाता रहता है। तो किस प्रकार का कर्मा कमा रहे हो आप? मैं आपकी बात को मानता हूं कि आपके साथ अन्याय हुआ था, मेरे साथ जो है वो ऐसा ऐसा काम हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। आपको लज्जित किया गया था, उस भाई ने लज्जित किया था, उसकी वाइफ ने आपकी वाइफ को लज्जित किया था, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वो ग्रजेस आज तक अपने दिल में लगाए बैठे रहे। इसका समाधान क्या होगा? इसका इवेंचुअल हल क्या होगा? आप अपने ग्रजेस को फीड करते रहेंगे, उसको पोषित करते रहेंगे, बस यही है? या फिर आप जो है हेल्प करके आगे बढ़ेंगे? थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करना चाहिए। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपके भाई का फायदा होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं ये आपका फायदा होगा। आप अपने अष्टम भाव को मजबूत करेंगे। अष्टम भाव अकाल मृत्यु भी दिखाता है। अब आपने अपने अष्टम भाव को पोषित करना शुरू कर दिया, उसको फीड करना शुरू कर दिया पॉजिटिवली, तो ये जो अकाल मृत्यु का चक्कर है ये खत्म हो गया। घर के अंदर कोई पितृदोष लगेगा, वो खत्म हो गया। यानी कि कोई भी नेगेटिविटी जो कि इस परेशानी से ब्रू हो रही है, वो खत्म हो गई। प्लस आपने गॉसिप का सामान दे रखा है पूरे समाज को। जब भी कोई लोग मिलेंगे तो आपके बारे में चर्चा ही करेंगे, भाई फलाने ने फलाने का मजा कर रखा है, हमको तो बड़ा मजा आ रहा है। तो ये सब मत करो यार। अपना अष्टम भाव क्यों एक्टिवेट कर रहे हो? ऐसा ना हो कि उसके साथ जो होना है वो तो होगा ही होगा, हो सकता है उससे आपको प्रसन्नता मिले ना मिले, लेकिन आपके साथ जो होगा उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे इस बहुत ही बड़ी जैसे ना प्रॉब्लम का समाधान बताया डॉक्टर साहब की। पहले तो क्या ना अपनी ईगो को ही हमें साइड पे रखना चाहिए और घर में पॉजिटिविटी, जैसे आपने बहुत प्यार से बताया कि अपनी अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव रखें, और क्योंकि इसके साथ आप बहुत सारी ट्रबल्स और भी लेके आते हैं। सिमरन, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि मेरे पास ना जब लोग आते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, ये पॉडकास्ट है, यहाँ पर तो मैं बिल्कुल स्वच्छंद होकर बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई क्लाइंट नहीं है और मेरे को ये डर नहीं है कि किसी का दिल दुख रहा है। करेक्ट। लेकिन क्या होता है कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि सब मेरे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मेरा भाई नहीं दे रहा है, या मुझे अपने भाई को नहीं देनी है, मैं उसको मजा चखा दूंगा, तो मैं चाहकर भी उसको ये कह नहीं पाता कि यहाँ से हट जाओ, क्योंकि वो उसको बहुत बुरा मानेगा। वो उसको ऐसा मानना शुरू कर देगा कि मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, और वो ये बात समझने की कोशिश नहीं करता है कि मैं उसके अगेंस्ट नहीं बल्कि उसके प्रो बोल रहा हूँ, उसके पॉजिटिविटी में बोल रहा हूँ, और उसको मैं बचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि सबको बार बार देखना चाहिए कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हो, ये तुम्हारे लिए पितृदोष का कारण बन रही है। ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के ऊपर एक परेशानी का कारण बनेगी। तुमको ये बात समझनी चाहिए। और साथ साथ मैंने देखा कुछ बहनें अब ऐसी हो गई हैं जो कि अब भाइयों की प्रॉपर्टी के अंदर हक मांगना शुरू कर दिया है। मांगना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मांगना चाहिए, लेकिन यदि उस भाई ने तुम्हारी शादी करी थी आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, दान दहेज दे के तुमको विदा किया था, तो आज तुम्हारा मन क्यों उस प्रॉपर्टी पे है? जिस तुम्हारे घर में भाई हर राखी पे आता होगा, तुम्हारे घर के अंदर कोई भी
पूजा पाठ होती होगी, भात लेकर आता होगा, उसकी प्रॉपर्टी के पीछे तुम क्यों पड़ी हुई हो? तुम अपने घर के अंदर एक गलत बात को ट्रेंड लेकर आ रही हो। तुम भी अपना अष्टम भाव खराब कर रही हो। नहीं, तुमको जरूरत है, तुमको वास्तव में जरूरत है। तुम्हारा उसके बिना काम चलता नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर परेशानी है, तुम्हारा भाई बहुत संपन्न है, लेकिन उसका मकान तो मत बिकवाओ ना जिसमें वो रहता है। उस पैसे के लिए मकान तो उसका नहीं बिकवाना चाहिए। तो मैं देखता हूं कि हम जाने अनजाने के अंदर अपने नेगेटिव कर्मों को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। अष्टम भाव एक्टिवेट होता है भाई, ये डेथ का होता है, परेशानी का होता है। सेवेंथ हाउस से सेकंड होता है। अगर लड़की करती है तो स्पाउस के डेथ का वो फरमान लिख रही होती है। समझने की कोशिश करो। सेवेंथ हाउस स्पाउस, सेकंड हाउस टू एट इज एट्थ हाउस, जो कि डेथ का हो गया, मारक भाव हो गया, उसको आपने एक्टिवेट कर दिया। मत करो ऐसे। क्या आपने ऐसी बात बता दी जो कि ऑफ कोर्स बहुत सारी मेरी यहाँ पे महिलाएं दोस्त देख रही होंगी, कहीं आपके मन में ऐसा भाव है भी कि मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में मेरा हक है, तो डेफिनेटली है, बट नॉट एट द स्टेक कि आप उनकी घर बिकवा दें या उनकी जान पे बनाएं। ज़रूर सोचने की बात है। और मैंने यहाँ पे पूरी हर एपिसोड में आपको ये देखा है कि आप बहुत अच्छा एक मैसेज देते हैं कि एक नेक इंसान बनना, अपने हाथों वो अच्छे कर्म करना। बाकी एस्ट्रोलॉजी तो है और आप तो हैं, डॉक्टर साहब तो हैं ही हमारे साथ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि हम आजकल हम बड़ी बड़ी जगहों पे जा रहे हैं, देख रहे हैं बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, खूब अच्छी प्रॉपर्टीज उन्होंने बना रखी हैं, बट कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने उस प्रॉपर्टी के लिए अपना पूरी पूंजी लगा दी कि मैंने यहाँ पे इस जगह पे मैं प्रॉपर्टी लूंगा, लेकिन कहीं तो वो उनके साथ गफला भी हो जाता है। प्लस कभी कभी उनको वो प्रॉपर्टी जिसने खरीदी वो फलती नहीं है। तो अब इस जंजाल में ना फंसे, कैसे इसका समाधान पाए? देखिए, इसके लिए तो आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर योग है कि नहीं। आपके हॉरोस्कोप के अंदर मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जो हैं वो जब योग नहीं होता है कुंडली के अंदर इतना स्ट्रांग या इतना प्रगाढ़, तो उस योग को फलित करने के लिए ही काम करना शुरू करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि पैसे लोन पे लिए, माँ से लिए, पिता से लिए, भाई से लिए, अपना इकट्ठा किया और फिर मकान खरीदने की चेष्टा की। कुंडली के अंदर योग नहीं है, वो फलित नहीं हो रहा है, आप जाकर वहां फंस जाएंगे। तो लाखों लाख का मकान आता है आजकल, करोड़ों के भी आते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि मुझसे छोटी सी बात कर लेनी चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या ये समय उनके लिए ठीक है। क्या कुंडली के अंदर वो छोटा सा जो मकान खरीदने का योग है वो इस समय फलित हो रहा है कि नहीं, या फिर वो किस समय फलित होगा। जब आप इस चीज की एक बार पड़ताल कर लेंगे तो फिर आप सही प्रकार से मकान को खरीद सकते हैं, या आप अपने मकान को उसी प्रकार से प्लान कर सकते हैं। वरना मैंने देखा कि सिचुएशन जो आपने बताई वो तो होती ही है कि बिल्डर ने फ्लैट दिया ही नहीं, 10 साल हो गए पैसे दिए हुए, पैसा नहीं मिला। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपने लोन लिया और आप उसकी किस्तें नहीं चुका पा रहे। अब मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे तनख्वाहें उनकी लाखों में होती हैं और उस तनख्वाह के हिसाब से वो मकान खरीद लेते हैं, और हुआ ये कि करियर दांव पे लग गया, तनख्वाह जो है वो 40% रह गई किसी कारण से। अब किस्तें तो वैसे ही चल रही हैं, वो कहेगा भैया लाख रुपए जमा करो हर महीने। अब उनके पास उतने पैसे ही नहीं है, कहां से जमा करें। कुछ दिनों तो 2-4 महीने तो लेकर दे दिए, लेकिन बेसिक चीज तो खाने की भी है ना, घर में और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले तो वो होगी, मकान तो उसके बाद आता है। तो फिर आपका मकान फिर लिटिगेशन के अंदर आ गया। तो ये सब चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। कुंडली को एक बार एग्जामिन करा लेना चाहिए कि कब मकान खरीदने का योग सबसे अच्छा है और जिसके अंदर आप नेगेटिव रूप से नहीं फंसेंगे। जब आपको वो पता लग जाए तो कौन मकान मना करता है। खूब मकान खरीदो, एक नहीं 10 खरीदो। अच्छा, जैसे किसी के मन में बहुत ख्वाहिश है और उसकी कुंडली में योग ही नहीं है, पर वो चाहता है कि मेरे पास एक छत हो, चाहे छोटी सी हो, वो क्या करे? नो योगा इज जीरो। नो योगा इज, कोई भी कुंडली में ये कह दे कि योग जीरो है, ऐसा नहीं होता। योग मकान में होता जरूर है 5%, 10%, 20%, पोटेंसी कम हो सकती है योग की, लेकिन नो योग इज जीरो। तो अगर 5-10% है, हमारे को इतना ही चाहिए होता है। जैसे हमको क्या देखना होता है कि
योग है, और जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो दूर हैं, वो उसको देख नहीं रहे हैं। हमको तो स्नीक इन करना है और मकान कर लेना है। तो वो हम दशाओं को देख लेते हैं, हम ट्रांजिट को देख लेते हैं, देखते हैं कि योग जो है वो 10% का है, वो 25-30% क्या उपाय करके बन सकता है। वो उपाय किए जाते हैं और काम हो जाता है। तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी खबर है सबके लिए। हम सबको हमारी कुंडली में घर लेने का हक है, हम ले सकते हैं। और अगर नहीं ले पा रहे, कोई दोष है, तो हमारे पास डॉक्टर साहब का एक बहुत ही अच्छा रामबाण भी है, वो हमें मिल सकता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेके चल रही है यहाँ पे बात, अब हम जब हम जाते हैं, दुनिया से जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये घर मैं अपने बच्चे के नाम करके जाऊंगा। अब बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं, पीछे प्रॉपर्टी पड़ी रह गई, वो लिटरली डिस्ट्रप्टिव प्रॉपर्टी हो जाती है, बच्चों के पास वक्त ही नहीं है आने का। लेकिन आपने पूरी जिंदगी मेहनत करी और अपने बच्चे के लिए वो प्रॉपर्टी रखी। अब उस प्रॉपर्टी में, उसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करे? देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है इसमें, जो पॉजिटिव बात है कि बच्चे काबिल हैं। बच्चे काबिल हो गए जी। तो आपके, चाहे वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उनके लिए मिट्टी है वो, तो आप पहली बात तो इस बात से खुश हो सकते हैं। लेकिन ये बच्चों को बता रहा हूं मैं कि अगर आपके पिता ने या आपके दादाजी ने एक कोई प्रॉपर्टी बनाई है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद बनाई है, और आप उसको देख नहीं रहे हैं, तो उनकी आत्मा ऊपर खुश नहीं होती है। वो परेशान होती है कि भाई मैंने इतनी मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई थी, चलो रहो मत रहो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी देखभाल, उसकी मेंटेनेंस कर लो, वरना कुंडली के अंदर पित्त दोष जनित हो जाता है। यानी कि आपके जो ऊपर फोर फादर्स बैठे हुए हैं, वो कोप की दृष्टि से आपको देखते हैं और आपको परेशान वो कर सकते हैं। तो यदि आपको, मान लीजिए आप यूएस में बैठे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, परेशानी आपको आ रही है, आप दिक्कत में हैं, मान लीजिए कोई नौकरी छूट गई है या वहाँ पर कोई परेशानी है, तो जब एक बार शाम को आप कॉफ़ी पी रहे हो तो सोचिएगा कि आपकी पिताजी की जो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, उसका आपने क्या हाल कर रखा है, वो ठीक है कि नहीं। उसको आप मेंटेन करते हैं, उसमें पुताई कराते हैं 4-5 साल में एक बार, या उसको कभी देखने जाते हैं। यदि नहीं जाते हैं तो ये काम करा दीजिएगा। आपकी जो यूएस के अंदर या अमेरिका के अंदर या इंग्लैंड के अंदर जो परेशानी चल रही होगी, वो समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। बहुत बार देखा गया है कि घर में कुछ, ये घर के अंदर कुछ रिलेशनशिप्स में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। जब आप एक घर छत के नीचे रहते हैं तो कपल्स में नहीं बन रही, और घर के भी फैसले नहीं हो पा रहे, और वहां पे देखा जाए कि रिलेशनशिप्स में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या ये इंटरलिंक्ड रहता है? थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है, लेकिन वास्तु दोष से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। ये हो सकता है कि आपके घर की जो एनर्जी है वो आपके थॉट प्रोसेस से अलाइंड ना हो, तो आइए मैं उसको अलाइन कर देता हूँ। वास्तु दोष देखने के लिए फिजिकल भी आप एग्जामिनेशन करा सकते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी कुंडली के माध्यम से भी पता चल सकता है कि कहाँ पर क्या वास्तु दोष है। तो एक बार उसको ख़त्म करिए, घर के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस के जो वॉल्यूम है ना, उसको कम कर दीजिए, घर के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो ही जाएगी। बहुत ही प्यारी बात आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस ही छोड़ दीजिए और पॉजिटिव रहिए। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही मज़ा आया मुझे करके, बहुत सारी गूढ़ बातें पता चली, और सबसे बड़ी बात तो ये पता चली कि डॉक्टर साहब के पास हर बात का है इलाज। तो मेरे दर्शकों, अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी से कनेक्ट कीजिए। जैसा सर ने बताया है यहाँ पे कि हॉरोस्कोप देखने के बाद बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि कुछ ऐसी ज़मीनें जो कि नहीं बिक रही, जो कि आपको बहुत डिसरप्टिव हो चुकी हैं, वो भी आपको फल दे सकती हैं। तो आप इंतजार मत कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अनदर एपिसोड में, अनदर पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।